बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि अपोजिशन बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने और आला क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद की गई है, उस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ आज जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ, अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान जो नोक झोंक हुई, जो तल्ख़ कलामी हुई, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उसकी भी बात करेंगे, उसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज तर्जमानों की मीटिंग थी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं और आज वज़ीर आज़म ने मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी बात की है, उसका भी जिक्र करेंगे। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कश्मीर पर चीन के मौक़िफ़ का हवाला दिया, उसका जिक्र किया, सऊदी अरब के मौक़िफ़ का हवाला दिया और इसके साथ साथ तालिबान वफ़द जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, अफ़गान अमन अमन में जो पाकिस्तान का किरदार है, उस पर आइंदा रोज़ डायलॉग होने जा रहा है, उसका भी जिक्र करेंगे। मैं सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज जो कुछ हुआ, यानी हम देख रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और तमाम अहम ओहदेदारान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौजूद थे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। बड़े दिनों से मियाँ शहबाज शरीफ साहब मंजर पर नहीं थे। जैसे हम अपने प्रोग्राम में भी जिक्र करते रहे कि वो जो वाक़या हुआ नैब का और मरियम नवाज़ साहबा वहाँ पे आई, उसके हवाले से भी कोई वाज़े तौर पर मौक़िफ़ मियाँ शहबाज शरीफ का सामने नहीं आया। इसके अलावा भी कुछ वाक़यात हैं जो इसका आप जिक्र करेंगे। ये आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हमें बड़े मंजर पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हुकूमती सतह पर भी मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की बातें चल निकली हैं। देखें नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2 टेलीफ़ोन किए थे, गुज़िश्ता हफ़्ते हमने ज़िक्र भी किया। उसके बाद हुकूमत की जानिब से उनकी वापसी के हवाले से बहुत शोर मचा, बहुत प्रोपेगेंडा हुआ। उसके बाद जो है अपोजिशन के कुछ लोग जो हैं वो मुतहर्रक आपको नज़र आए मियाँ नवाज शरीफ के टेलीफ़ोन के बाद, और आज मुस्लिम लीग नून जिस तरह पूरी तरह मुतहर्रक होकर सामने आई है। और जब मियाँ शहबाज शरीफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में राइट और लेफ़्ट जो लोग बैठे हुए थे, उनकी सारी टॉप लीडरशिप बैठी हुई थी। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक मैसेज दिया गया है कि मुस्लिम लीग का वही बयानिया है जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया है, और मुस्लिम लीग की वही पॉलिसी है जो मियाँ नवाज शरीफ की पॉलिसी है। मुस्लिम लीग के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ की पॉलिसी और है, मियाँ शहबाज शरीफ की पॉलिसी और है, लेकिन आज सारी लीडरशिप जो बैठी हुई थी, और मैं समझता हूँ वो जो 2 टेलीफ़ोन थे उनके बाद जो अचानक जो है ना हमारा जो मैदान सियासत है वो गर्म हो गया है दोनों जानिब से। और कुछ इतलात मेरे पास ऐसी मौजूद हैं जिनको ऑन कैमरा बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुहर्रम के फ़ौरन बाद एक बहुत ज़ोरदार APC होने जा रही है। अच्छा, वो पसे पर्दा सारे मामला तय हो रहे हैं, उसमें मुज़ाकरात बातचीत भी तय हो रही है। और पहले मेरे ख़्याल में ये वो था कि मियाँ मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा था कि अब हम अपोजिशन के साथ ख़ास तौर पर 2 बड़ी जमातें जो हैं उनके साथ उस वक्त चलेंगे जब वो एक तहरीरी मुआहदा करके देंगे, हमें कुछ लिख के देंगे। तो मेरे ख़्याल में अब वो तहरीरी मुआहदे वाली शायद बात नहीं रहेगी, एक बहुत ज़ोरदार जो है APC होने वाली है और अपोजिशन सारी एक उस पर जमा होने वाली है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हुकूमत जो है हुकूमत के लिए, हुकूमत के नकी साहब मैं अर्ज़ करूँ कि हुक्मरानों की हमेशा ये कोशिश होती है कि अपोजिशन तकसीम रहे, अपोजिशन एक जगह जमा ना हो, लेकिन अब अपोजिशन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहा। देखें, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के पास खोने के लिए क्या है, इक़्तिदार उनका चला गया, इलेक्शन वो हार गए, और आधे से ज़्यादा जो टॉप लीडरशिप है वो जेल गुजार के आए हुए हैं ज़मानतों में, और आधों के ख़िलाफ़ मुकदमे चल रहे हैं। इसी तरह दूसरा पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़मानतों पे हैं, खुर्शीद शाह सब अभी अंदर हैं। तो अब अपोजिशन के पास क्या रह गया सिवाय इसके कि वो एहतजाज करे। और मैं समझता हूँ जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो मुआशी सूरत हाल भी इतनी अच्छी नहीं है, आम आदमी परेशान है। फिर कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से और सूरत हाल बहुत ख़राब हुई, बेरोज़गारी में बहुत इजाफा हुआ। ये तो खुद हुकूमती वज़रा तस्लीम करते हैं ना कि इसकी वजह से कोरोना की वजह से जो सूरत हाल अच्छी नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें जो है एक किस्म का ग्राउंड तैयार हो रहा है और अपोजिशन जो है अब उसको कैश कराना चाह रही है। अपोजिशन जो है आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि वो अपोजिशन सारी एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएगी। उसके लिए बहुत सारे लोगों के दरमियान पसे पर्दा राब्ते जा रही हैं, बातचीत हो रही है। और आज शहबाज शरीफ को, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को आपने देखा कि जिस तरह मुतहर्रक हुए और जिस तरह उन्होंने हुकूमत पर सख्त तनकीद की,
माजी में वो ज़रा कम ये लब लहजा अख्तियार करते थे, और आज उनका लब लहजा जो हुआ, फिर उसके बाद कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, ये मैं समझता हूँ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तलखियाँ अब और ज़्यादा बढ़ेंगी, और ये कोई इतनी अच्छी रवायत नहीं है। नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कौमी असम्बली में देखें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज जो जुमले कहे स्पीकर की कुर्सी के बारे में, या उससे पहले हुकूमती बेंचेस ने जो नारे लगाए, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग लाखों वोट लेके आते हैं और बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एक गैर मुंतखब जो आदमी है, जो एडवाइज़र है या मुशीर है, वो ऐवान में बैठा हुआ है और वो इस किस्म के नारे लगा रहा है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो यकीनन काबिल एहतराम हैं कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट करने का मतलब है आप अवाम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने उनको वोट दिए है। किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी के ख़िलाफ़ कोई चोर के नारे लगाए या किसी को ये कहे। देखें, पाकिस्तान जो है वो नारेबाजी से नहीं चल सकता। पाकिस्तान जो है वो एक हमारे पास आइन मौजूद है, एक कानून मौजूद है, उस आइन और कानून के तहत आपके पास सारे इदारे हैं, FIA भी है, इसका जिक्र शाहिद खाकान अब्बासी ने किया, इसी तरह आपके पास नैब भी है, और आपने लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए हुए हैं। अगर कोई चोर है या कोई किसी ने करप्शन की है तो आप उनको पकड़ें, लेकिन आप ये देखें कि जो नैब की कारकर्दगी है वो बड़ी मायूस कुन है। वो जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कहा या अपने फैसलों में जो कुछ लिखा, उसके बाद नैब की जो कारकर्दगी है वो मद्देनज़र रखते हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमती वज़रा जो हैं वो इस किस्म की किसी से गुफ्तगू करें। लेकिन जो हुआ, सज्जाद तरीन साहब, आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़े अग्रेसिव नजर आए। वैसे तो ओवरऑल आज मुस्लिम लीग नून, जैसे आप हवाला दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अग्रेसिव गुफ्तगू की है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी अग्रेसिव बातें की हैं, ख्वाजा आसिफ आए हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है। सवाल यह है कि असम्बली फ्लोर पर भी आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तरह अग्रेसिव दिखाई दिए हैं। ये तो नोक झोंक हमेशा माजी में भी हमने देखा कि अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान नोक झोंक चलती रही है, जो आज शाहिद खाकान अब्बासी और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान चली है। मगर चेयर को मुखातिब करके जिस अंदाज में आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा है कि वो शायद उस सूरत हाल से भी कहीं आगे चलकर ज़्यादा एग्रेसिव हमें दिखाई दे रहे हैं, और उसको बाकायदा जस्टिफाई किया, क्लैरिफाई करने की कोशिश की स्पीकर ने। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब बहुत ज़िम्मेदार पोस्ट पर रहे हैं, इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, और इसी तरह ही शाह महमूद कुरैशी साहब भी बहुत ज़माने से आ रहे हैं यहाँ कौमी असम्बली में और बहुत ज़िम्मेदार पोस्टों पर रहे हैं। उन दोनों की जानिब से अगर इस किस्म की गुफ्तगू की जाएगी या ऐसे अल्फाज कहे जाएंगे जिनको स्पीकर को हज़फ करने पड़ेंगे कार्रवाई से, मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। और ऐसी ही तलखियाँ जो इब्तदा में इसी किस्म की सूरत हाल से शुरू होती हैं, वो फिर आगे जाकर बहुत जमहूरियत और पार्लिमान के लिए नुकसानदेह होती हैं। माजी में भी ऐसा रहा है, माजी में भी ऐसा होता रहा है, और फिर वो कोई जमहूरियत और पार्लियामेंट के लिए कोई नेक शगुन साबित नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हुकूमत ऐवान के अंदर माहौल को बेहतर बनाए। हुकूमती अरकान की तरफ से नारेबाजी नहीं करनी चाहिए हुकूमती, क्योंकि एजेंडा चलाना होता है हुकूमत ने, लेकिन जब हुकूमती वज़रा या मुशीर खड़े हो कि अपोजिशन को बुरा भला कहेंगे, तो ये फिर मुमकिन नहीं है कि अपोजिशन के जो लोग हैं वो फिर उनको कोई फूल पेश करें। ऐसा नहीं हो सकता। वो भी उसी रिएक्शन से और उसी अंदाज में वो बातें करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत के लिए अच्छी रवायत नहीं है, ये कभी अच्छी रवायत नहीं रही, और ये ऐवान के अंदर माहौल को बेहतर बनाना चाहिए और आवाम के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। जितने अरकान आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, कौम के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक इजलास पर। ये बात नहीं है कि ये कोई ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं, ये करोड़ों रुपए कौम के खर्च होते हैं। हमारी मुआशी हालत पहले ही बेहतर नहीं है, और उसमें अगर अरकान कौमी असम्बली के ये जो है इस तरह की सूरत हाल बनेगी और ज़ाती नौइयत की बातें होनी शुरू हो जाएंगी, एक दूसरे पर तनकीद करेंगे, तो इससे माहौल अच्छा नहीं रहेगा। इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए, और हुकूमत को भी ये रवायत नहीं डालनी चाहिए कि हुकूमती, पहले आपको पता है कि हुकूमती दो चार वज़रा जो हैं वो तो सबके सामने हैं, जिनका यही स्टाइल है कि जनाब जैसे ही अपोजिशन आके बैठे और वो उन पर शुरू हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब हुकूमत के पास वक्त थोड़ा है, क्योंकि उनके आधा से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। जो बाकी टाइम रह गया है वो उसमें अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं और आवाम को बताएं कि हमारी कारकर्दगी क्या है। ये हमने 2-2.5 साल बहुत सुन लिया, चोर चोर के नारे हमने सुन लिए, हमने एहतसाब के बारे में भी बहुत कुछ सुन लिया।
अब आप देखें मियां नवाज शरीफ के इशू को, जो आपने जिक्र किया, मियां नवाज शरीफ के इशू को बनाया जा रहा है जी वो लंदन चले गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं हैं कि मैंने खुद डॉक्टर फैसल से पूछा, जो शौकत खानम के थे, आजकल एडवाइज़र हैं, मैंने उनसे ये पूछा कि इन रिपोर्ट्स का, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ रिपोर्ट्स ठीक नहीं हैं। क्या पंजाब हुकूमत की सारी लेबॉर्ट्रीज़ की रिपोर्ट उनके सामने थी? फिर उसके बाद जो उनकी सूबाई वज़ीर है मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने जो कुछ कहा, फिर ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा कि मुझे ये बताया गया कि उनकी हालत ठीक नहीं है, ये पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी से और उनके सारे होमवर्क होने के बाद उनकी इजाज़त से मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए हैं। होती रही एक अरसे तक सेहत के हवाले से, बार बार रिपोर्ट आती नहीं, वो सूरत हाल रही है। लेकिन आज जो तर्जमानों का इजलास था, वज़ीर आज़म ने यह कहा कि नून लीग जो है वो मियां नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। चलें, ये तो एक बयान आ गया, और वापसी के हवाले से जो है वो इक़दाम अब करने जा रही है हुकूमत। अब सवाल ये है सजाद तरीन साहब कि आपको फवाद चौधरी साहब ने भी एक निजी टीवी चैनल को भी इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सियासी दबाव की वजह से बाहर भेजा गया था। यानी वो टेक्निकल जो वजह आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो अब नहीं है। अब वही बात आ गई जो हम यहाँ बैठकर कर रहे थे कि सियासी दबाव की वजह से भेजा जा रहा है। अब वो बात उनके वज़रा कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये इतने अरसे की खामोशी रही, हम देख रहे हैं दोनों तरफ से, एक तरफ से मुस्लिम लीग नून और मियां शहबाज शरीफ जो है वो बड़े एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, और इसी तरह हुकूमत जो है वो मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से भी मुतहर्रिक हो चुकी है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मियां नवाज शरीफ को हुकूमत अगर वापस ले भी आए तो मियां नवाज शरीफ अब ऐसी सूरत हाल में है कि अगर वो वापस आ जाएं तो वो हुकूमत के लिए और ज़्यादा परेशान कन सूरत हाल होगी। ये बात नहीं है कि परेशान कन सूरत हाल, ये गहमा गहमी क्यों शुरू हो गई, ये तहरीक क्यों शुरू हो गई? असल में वजह ये है कि हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन जमा होने जा रही है सारी, वो उससे हुकूमत जो है नज़र हटाने के लिए और उसको तकसीम करने के लिए, और हुकूमती कारकर्दगी जो है वो ज़ाहिर है आपको पता है कि इतनी अच्छी नहीं है, आम आदमी इससे इतना खुश नहीं है। तो दोनों जानिब से नॉन इश्यूज़ पैदा किए जा रहे हैं। जो असल इश्यूज़ हैं उन पर ना अपोजिशन बात कर रही है और असल इश्यूज़ पर हुकूमत भी बात नहीं कर रही। देखें, असल इशू है महंगाई, गुरबत, बेरोज़गारी और दीगर मसाइल जो हमारे मुल्क को दरपेश हैं। कराची के भी है, उस पर भी यकीनन आप बात करेंगे। तो कराची की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, लाहौर की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। मतलब बात यह कि ये कोई नई बात नहीं है, हर साल ऐसे होता है। तो ये असल जो अवाम के मसाइल हैं, अवाम को असल जो मसाइल दरपेश हैं उन पर कोई बात नहीं कर रहा, नॉन इशूज़ पैदा किए जा रहे हैं और अवाम की तवज्जो जो है वो हटाई जा रही है, तकसीम की जा रही है। और हुकूमत की ये कोशिश है कि वो अपोजिशन पर ज़्यादा से ज़्यादा तनकीद करे और अपोजिशन को जो है मुत्तहिद और ना होने दे, ताकि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन तकसीम रहे और इनका काम आसान रहे। ये एक बुनियादी वजह है और ये होने जा रहा है। लेकिन इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। कराची का आपने जिक्र किया, उसका भी जिक्र करेंगे कि सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, लाहौर की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। नाज़रीन, जहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब जिक्र करेंगे कराची की सूरत हाल का। जैसे कि एक मशहूर जुमला है, कराची के हवाले से लिंक्ड है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था, उसको बार बार तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन अब वाकई ऐसा हो गया कि कराची में भी ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, और लाहौर में भी अब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। सजाद तरीन साहब, जो कराची की सूरत हाल है, इस पर जो इकदामात हैं वहाँ पर जो हुकूमत है, अब ये बात तो ज़ाहिर है जब हम हुकूमत की बात करते हैं, मनसूबाबंदी की बात करते हैं, तो जो भी जिम्मेदारान रहे उन पर तनकीद की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले भी सिंध पे हुकूमत रही है, अब भी सिंध पर हुकूमत है। जो इकदामात हैं उस पर मेरे ख्याल में तनकीद तो होगी। जो हालात आपने देखे हैं कि इस वक्त सड़कें जो हैं वो पहले तो एक तशबीह दी जाती थी, अब तो वाकई तालाब से भी ज़्यादा वो समंदर की शक्ल अख्तियार कर गई हैं। देखें, 2008 के बाद पीपल्स पार्टी मुसलसल सिंध में हुकूमत में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, उनकी हुकूमत है। और हर साल वहाँ बारिश आती है, ये नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा हुआ है। और हर साल इसी किस्म, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा तबाही नज़र आ गई है, वरना हर साल इसी किस्म की सूरत हाल होती है कि लोग जो हैं इसी तरह परेशान होते हैं। अब कराची एक बहुत बड़ा मेगा सिटी है। कराची में मैं समझता हूँ कि इसके जो सीवरेज सिस्टम है उसको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात, वहाँ जो नाले हैं, नालों पे आखिर कौन आदमी हैं जिसने ये नालों पर लोगों को घर बनाने की इजाज़त दी है, वहाँ आबादियाँ हुई हैं, वो बिल्डर्स किसके कहने पर ये सारा कुछ करते रहे हैं। फिर ये देखना है कि कराची में जो सीवरेज सिस्टम है उसमें रेत की बोरियों में मिट्टी डालकर, रेत डालकर
और गटर्स में डालना, फिर गटर बंद हो जाना, फिर गटरों का पानी बाहर आना, उस पर एहतजाजी सियासत करना, वो कौन लोग करते रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए। और कराची के मैं समझता हूँ जो कराची का जो एक प्लान है उसमें तब्दीली आनी चाहिए। कराची में बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है और उसका जो जिसको जहाँ जगह मिली है उसने वहीं घर बना लिया है। तो ये नालों पर आबादी होने की वजह से, और आबादी भी कोई तरतीब में नहीं है, वो सारी जो है वो इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर ये किसने किया। वो सबको पता है, मैं समझता हूँ सब हर आदमी को पता है कि ये किस दौर में हुआ। एक जो जमात है कराची की, उसके बहुत सारे जो ऑफिसेज़ हैं वो इस तरह नाले और बेशुमार दूसरी जगहों पे बने हुए हैं। ये सारी एक रिपोर्ट आनी चाहिए सामने। उसके बाद ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठकर एक मीटिंग होनी चाहिए और उसको देखना चाहिए कि किस तरह इसको चलाना है आगे। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, कराची पर सिर्फ सियासत हो रही है अपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब, सिंध हुकूमत की बात कर रहा हूँ, सिंध हुकूमत की जानिब से भी और वहाँ सियासत हो रही पीटीआई है अपोजिशन पे ऐसे, और वहाँ पीटीआई अपोजिशन में उनकी जानिब से भी हो रही है। फिर वहाँ एक कमेटी बनाई गई है, अब उस कमेटी को भी मुतनाज़ा किया जा रहा है और वो मुतनाज़ा ख़ुद पीटीआई कर रही है कि जी वो ये अख्तियारात होंगे। देखें, जो सूबे के एग्जेक्टिव अख्तियारात हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास हैं। देखें, पाकिस्तान में एक आइन मौजूद है, पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है, मुल्क को हमने आइन के मुताबिक चलाना है, आइन के तहत चलाना है। तो आइन में जो सूबे के जो चीफ एग्जेक्टिव है वो चीफ मिनिस्टर है, सारे अख्तियारात एग्जेक्टिव पावर उसी के पास होती हैं। कोई आदमी अगर ये तासुर देने की कोशिश करे कि जी कोई कमेटी बन गई है और अख्तियारात कमेटी के पास चले जाएंगे, या कराची के मसाइल हल करने के बजाय ये कहा जाए जी कराची को आप वफाक के अंडर दे दें। देखें, वहाँ पीटीआई के कितने 12-14 लोग हैं, एमएनए भी हैं, एमपीए भी हैं। आखिर वफाक की जानिब से उनको फंड्स क्यों नहीं फराहम किए जाते और उनकी निगरानी में। देखें, अगर आप ठीक है आप सिंध गवर्नमेंट की निगरानी में मनसूबे नहीं शुरू करना चाहते तो वफाक जो है वो उन लोगों की सरबराही में वहाँ मनसूबे शुरू कर दे जो लोग इसके अपने एमएनए एमपी हैं, पीटीआई के लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, आप उनके ज़रिए शुरू कर दें। अपने इत्तेहादी जो हैं, आपको जो इत्तेहादी हैं कराची में एमक्यूएम वाले, वो आपके साथ हैं, आप उनको फंड्स दें, उनके थ्रू कराएं। बात यह है कि कराची के मसले हल करने के बजाय उस पर सियासत की जा रही है। लेकिन टेक्निकली सज्जाद तरीन साहब, आप फंड की बात कर रहे हैं, अब जो आइन के हदूद का आप जिक्र कर रहे थे उसके तहत ज़ाहिर है सूबे का जो एग्जेक्टिव होगा उसके पास अख्तियारात भी होंगे, वो 18वीं तरमीम के बाद भी ये सूरत हाल सामने होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर जो फंडिंग की तरसील होगी, जो सूबे का हिस्सा होगा, उससे ही सूबा मनसूबा साजी करेगा ना शहर के हवाले से, और फिर उस पर मनसूबा बंदी के हवाले से भी आइंदा के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। तो ये तो नहीं है कि वो वफाक आके अपने हल्के के एक एमएनए को पैसे दे दें और वो उस हल्के को ठीक कर सकता है ना। ये अभी जो एनडीए में कर रहा है, ये नालों की सफाई का काम जिम्मे करवाया गया, ये विफाक करवा रही है, सूबे की भी तो कुछ जिम्मेदारी थी ना। देखें, सूबाई हुकूमत जो है ना, सूबाई हुकूमत का तो एक ही रोना है जी हमारे पास फंड्स नहीं है, फंड्स हमें नहीं मिलते। और फिर सूबाई हुकूमत ये कहती है, उसका जवाब ये दिया जाता है, या तो बताया जाएगा जी इतने फंड्स आपको दिए, आपने यहाँ खर्च नहीं किए। ऊपर से ये कहा जाता है कि जी आप सिंध को जो है, कराची को ख़ास तौर पर जो है उसका अख्तियारात वफाक ले ले, और वफाक किस तरह, इससे सूरत यार और मुतनाज़ा हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इससे खराबियाँ पैदा हो जाएंगी। मेरे ख्याल में उस पर स्टैंड लेना चाहिए था सिंध हुकूमत को कि हमारे आप फंड्स दें ताकि हम ठीक करें। जी, वो उस पर स्टैंड लेना चाहिए। दूसरा, आपने जो हल्के की बात की ना, देखें कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी है ना वो आप शुरू कर सकते हैं। आपको याद होगा रावलपिंडी में जब मेट्रो बना तो उसकी जो इंचार्ज था उस प्रोजेक्ट का वो हनीफ अब्बासी साहब थे। किसी दिन हम उनको प्रोग्राम में बुलाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। तो ये इस तरह नहीं है, आप अपने एमएलएस को, अपने एमपीएस को बड़े प्रोजेक्ट शुरू करके, जो मियां नवाज शरीफ के ज़माने में एक ग्रीन बस का वहाँ प्रोग्राम था, वो अपोजिशन वहाँ से सिंध गवर्नमेंट यही कहती है कि जी फंड्स नहीं है, वो रुका हुआ है, उसका क्या करना है। फिर कराची में जो सीवरेज का सिस्टम है उसको बेहतर बनाना है। फिर बदकिस्मती ये है कि आज एमक्यूएम वाले भी बहुत शोर मचाते हैं कराची पर, लेकिन जब के इलेक्ट्रिक की निजकारी हो रही थी जनरल मुशर्रफ के हुकूमत में, तो उस वक्त ये हुकूमत का हिस्सा थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही थी और मुझे याद है कि रज़ा रब्बानी साहब सेनेट में थे और बाकी लोग भी जो पीपल्स पार्टी वाले जो असम्बली में थे वो इसकी बहुत शदीद मुखालफत कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि इसके तबाहकुन नताइज सामने आएंगे, इसकी निजकारी ना की जाए। लेकिन उस वक्त एमक्यूएम की आप तकरीरें उठा के देख लें, सब हक में इन्होंने तकरीरें की। आज आपने देखा कि कराची में जो बिजली की सूरत हाल है, जैसे ही ज़रा बारिश होती है बिजली चली जाती है, 4-4, 6-6 घंटे जो हैं वो बिजली की लोड शेडिंग रहती है, लोग पानी की वजह से परेशान हैं।
और लोगों के घरों में एक पानी चला जाता है, ऊपर से पीने के लिए उनके पास पानी नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए पानी नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अजियत है की सूरत हाल है जिसमें अगर वो लोग निकल रहे तरसील का हैं। निज़ाम सही नहीं है, बिजली अगर वो वहाँ पे जारी की जाती है, लोड शेडिंग नहीं की जाती और तारों में ज़ाहिर है करंट आता है, और कोई जो तरसील का निज़ाम जिस नौयत का है, खंबे हैं, इस पे मेरे ख्याल में बहुत से वज़रा पहले भी बोलते रहे, वो कोई तार टूटती है, अगर पानी में करंट आता है तो वो तो उससे बड़ा नुकसान होता है। तो ये तो एक गंभीर सूरत हाल है वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक का आपने हवाला दिया, सीवरेज के हवाले से ये सब चीज़ें ज़ाहिर है मिली हुई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और मैं आपको बताऊं कि ये जब के इलेक्ट्रिक की निजकारी हुई तो उस वक्त ये भी कहा गया था कि ये जो सप्लाई का सिस्टम है, जो तारें हैं, ये इनको बेहतर करेंगे। और मैं समझता हूं कि कराची में बिजली का जो मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक पूरी कराची की जो तारें हैं वो अंडरग्राउंड नहीं की जाती। अंडरग्राउंड वायरिंग की जाएगी तो फिर उसके बाद ये बहुत लोड है, ये जो कुंडे हैं, ये इन सारी चीज़ों से फिर निजात मिल सकती है, वरना निजात नहीं मिल सकती। लेकिन के इलेक्ट्रिक वाले जो हैं वो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट जो है वो आवाम से ले रहे हैं, बिजली लोगों को मिलती नहीं है लेकिन बिल मिलते रहते हैं। तरसील का अभी आपने हवाला दिया, ये एग्रीमेंट का हिस्सा था, वो मुशर्रफ दौर में हुआ, वो पीपी का चाहे जिक्र करें, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही, वो एग्रीमेंट जो मौजूद था जिसमें ये चीज़ मौजूद थी कि वो तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, तो उस पर चेक रखना तो हुकूमत का काम था, ये भी किसी हुकूमत ने नहीं रखा जो एग्रीमेंट में मौजूद था, कम से कम उस पर इम्प्लीमेंट करवाना। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो बड़ी कंपनी होती है ना, ये भी यूं भी समझ लें कि इनमें भी कुछ माफिया के लोग बैठे होते हैं जो मुआहदे तो कर लेते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करते। और जो हाकम वक्त हो, कोई भी हो, जो हाकम वक्त हो, वो उसकी ज़रूरियात का वो ख्याल रखते हैं, उनकी जो मराहत और उसमें इजाफा कर देते हैं, अपनी तरफ से उनको मराहत दे देते हैं और भी उनको जो है जो भी सहूलतें होती हैं वो फराहम कर देते हैं, जिसकी वजह से हाकम वक्त कोई भी हो वो उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता। जब हुक्मरान जो हैं वो ऐसे इदारों, ऐसे मुआहदों पर अमल दरामद कराने में सुस्ती करते हैं तो उसके नताइज ये होते हैं कि आम आदमी जो है मुश्किलात का शिकार होता है। देखें कराची जो है वो कराची एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी लोग हैं लेकिन बहुत गरीब लोग भी वहाँ रहते हैं और बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। वो सारा का सारा जो गरीबों का एरिया है वो पानी में इस वक्त डूबा हुआ है। सरजानी टाउन देख लें और बहुत सारे, न्यू कराची देख लें, बलोच कॉलोनी देख लें, बिस्मिल्लाह होटल देख लें, दर्जनों जगह हैं। तो वो सारी की सारी जो है वो इस वक्त नाले और तालाबों की शक्ल पेश कर रहे हैं। अब उस पानी को निकालने के लिए कुछ नहीं हो रहा। अगर पानी वहाँ से खुश्क हो जाता है या कहीं निकल ही जाता है तो उसके बाद जो वहाँ गंदगी है वो पड़ी हुई है, उससे बहुत ज़्यादा बदबू फैल जाती है और बीमारियाँ फैलने का ख़तरा है। तो मैं समझता हूँ इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इसको हल करना चाहिए और हल करने के लिए जो चीफ मिनिस्टर हैं उसके साथ मिलकर सब लोगों को काम करना चाहिए। अभी आपने, सॉरी टू कट, जो आपने कमेटी का जो हवाला दिया है, अब इस कमेटी में तो सब एग्रेड हैं, यानी उसमें पीटीआई के लोग भी हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सब पर मुश्तमिल वो वहाँ पे कमेटी है। तो अगर कमेटी को अख्तियारात की बात आती है कि वो अख्तियारात कमेटी के पास चले जाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है उसमें खुद वज़ीर आला सिंध भी हैं, यानी कमेटी अगर बैठकर ये काम करती है सबके शिकवे दूर होते हैं। उस पे किस नौयत की सियासत है? मेरे ख्याल में उस पे एतराज बनता नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं, जो कमेटी है उसको एग्जेक्टिव अख्तियारात नहीं दिए जा सकते, चाहे कमेटी में कोई भी हो। एग्जेक्टिव अख्तियारात पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के पास ही सूबे के होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो कमेटी बनी, पीटीआई के लोगों ने जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और जो वहाँ मैसेज दिया, उस पर जनाब ये तासुर उभरा कि जैसे चीफ मिनिस्टर के अख्तियारात वो कमेटी यूज़ करेगी। उस पर आपको फिर पता होगा कि उस पीपल्स पार्टी वालों ने भी जवाब दिया, बल्कि सिंधी कौम परस्तों ने भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और उस कमेटी के खिलाफ, उस कमेटी को खुद जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं उन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीएमए वहाँ बहुत काम कर रहा है लेकिन उसको मुतनाज़ा ना किया जाए। वो जो देखें बात ये, अगर जो ज़िलाई इंतज़ामिया हैं उसके पास वो वाले आलात नहीं हैं जिनसे मौजूदा सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके, और जिन इदारों के पास ये आलात हैं उनसे लेके ही काम करना है ना, या उनसे कराना है, उन्हें कहना है ये कराएं। अगर उन पर आप सियासत करना शुरू कर देंगे या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर देंगे, आपकी सियासत तो होती रहेगी, टीवी स्क्रीनों पर आपकी सियासत होती रहेगी, आपका भाषण भी चलता रहेगा, लेकिन गरीब आदमी जो है नकी साहब उस पर जो गुजरती है उस पर बहुत मुश्किल सूरत हाल गुजरती है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा ना हो कि फिर जो गरीब आदमी हैं उसके इतने मसाइल बढ़ जाएं कि वो इस सारे जमहूरी सिस्टम से ही मायूस हो जाए, वो ये समझे कि मुझे मेरे वोट की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को हम वोट देते हैं वो हमारी ज़रूरियात का, हमारी मुश्किलात का ख्याल नहीं रखते। आप ये देखें
कि जितने MNAs हैं PTI के, जितने उनके सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं, क्या उनको अपने इलाकों में नहीं घूम जाना चाहिए था कि लोग किस मुश्किल में हैं? वहाँ तो सारी तंजीमें हैं, जो समाजी तंजीमें हैं, जो रफ़ाई तंजीमें हैं, ईदी वाले हैं, मेरे ख्याल में तमाम स्टेक होल्डर्स का जिक्र करना चाहिए ना तरीन साहब। MQM भी है, PTI भी है, चले पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में है, उस पे तो हो रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको वहाँ जमा होना चाहिए, अपने हलकों में लोगों की मुश्किलात देखने चाहिए और इन मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। देखिए, अगर आप मुराद वो मेयर साहब जो हैं वो कहते हैं मेरे पास अख्तियारात नहीं है, वसीम अख्तर साहब उनका अलग से एक मामला है, सिंध हुकूमत कहती है हमें फंड नहीं मिल रहे, वफाक कहती है ये काम नहीं कर रहे, तो ये तो बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है ना। ये तो सिर्फ आज भी वो मतलब आपदीदा हो गए करते हुए। देखें, मैं आपको बताऊं, और ये जो वसीम साहब हैं, वसीम अख्तर साहब, ये जो मेयर कराची हैं, मेरे ख्याल इनका जो है आखिरी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी लिमिट पूरी हो गई है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो इनके पास अख्तियारात हैं, मैंने पिछले दिनों, आपको याद होगा, डॉक्टर फारूक सत्तार का एक इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मेयर के पास जो अख्तियारात हैं वो तो इस्तेमाल करे ना, जो उनके पास फंड्स हैं वो तो कौम को बताए कि वो जो फंड्स उसको सूबाई गवर्नमेंट ने दिए हैं वो फंड्स कहाँ खर्च हुए हैं। देखिए, बात यह है कि कराची में एक ज़माने तक ऐसा रहा है कि इन्हीं लोगों से पूछा ही नहीं गया कि ये क्या कर रहे हैं, पूरा शहर इनके हवाले था। अब क्योंकि पॉलिसी तब्दील हुई है, चीज़ें तब्दील हुई हैं, अवाम ने जो है दूसरे लोगों को वोट दे दिया है। पहले MQM को वोट देते थे, अब आपको पता है कि PTI आ गई है। तो ये अवाम इसी तरह पार्टियों से मायूस होते जाते हैं। अगर ये डिलीवर करते MQM वाले, देखें बात ये है कि ये लोगों के मसाइल को हल करने के लिए MQM बनी, किसी वक्त आप इस पर प्रोग्राम रखें तो पूरी तफसील से हम कराची पे बात कर सकते हैं। तो ये वो मसाइल हल करने में ये नाकाम रहे, अवाम ने फिर इनसे रुख मोड़ लिया और PTI को वोट दिया। अब PTI के लोग जो हैं वो इसको करें और मसाइल के हल कराने के लिए सिंध गवर्नमेंट से बात करें। सही है, ये मिल बैठकर इस मामले को हल किया जाए ताकि आवाम को इसका फ़ायदा हो। नाजरीन, यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के हवाले से, OIC के हवाले से, और फिर जो तालिबान वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है उसके हवाले से गुफ्तगू की है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।